ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं। खबरें जो बढ़ाती हैं हौसला और विश्वास, दिलाती हैं आपके चेहरे पर मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज इंडिया में। और मैं हूं जया सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज इंडिया में। ऐसी खबरों को दिखाने की आज कोशिश करेंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कान तो लाएंगी, साथ ही आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी भर देंगी। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। आज सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की एक नेत्रहीन बच्ची की, जिसने अपने सुरों से सभी को अपना मुरीद बना लिया है। झारखंड की इस बच्ची का जब वीडियो वायरल हुआ, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर जब आया, तो उसे लाखों लोगों ने देखा और खूब सराहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची के टुम्पा की। टुम्पा ने अपनी बेहतरीन आवाज से बहुतों को अपना कायल बना लिया है और तमाम सारे लोग अब उससे मिलने के लिए बेताब हैं। लेकिन टुम्पा के सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। इस गाने के जरिए टुम्पा ने अपनी छुपी प्रतिभा का हर किसी को कायल बना दिया है। अंधेरी जिंदगी ने सुरों की ऐसी रोशनी बिखेरी कि हर कोई अब उससे मिलने को बेताब है। सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक होते हुए टुम्पा की आवाज सरकार तक भी पहुंची। मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मिलने पहुंचे और टुम्पा का गाना सुनकर भावुक भी हुए और फिर सरकार के स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अच्छी प्रशिक्षण मिले, जो संगीत की साधना में जो वाद्य लगेंगे वो सरकार मुहैया कराएगी। तो इस तरह अनेक बच्चियां हैं जो प्रतिभा उनके पास है, लेकिन वो निखर कर नहीं आ पा रही है। तो ऐसे लोग से मेरी अपील होगी कि आप आओ, सरकार आपके साथ है। कला, साहित्य, संस्कृति ये हमारी इस देश की धरोहर है, परंपरा है, उसको हम सब मिलकर निर्वाह करें। रांची के नेत्रहीन विद्यालय की इस छात्रा टुम्पा का बचपन बहुत आसान नहीं रहा है। बचपन में ही माँ और पिता का साया सिर से उठ गया और फिर बहनें उसे सिंदरी से रांची ले आईं। अब अपनी प्रतिभा के जरिए वो नई मुकाम की ओर है। मैं उनके सामने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर कि मुझे फिर समझ में आया कि यही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे जो ज़रूरत थी मैंने कह दिया। मुझे हारमोनियम की या मुझे म्यूज़िक जैसे कुछ ज़रूरत है, मुझे अच्छे टीचर की ज़रूरत है, मैंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें कहाँ ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने कहा कि कोई भी ट्रेनिंग आप जहाँ भी बोले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। टुम्पा नेत्रहीन जरूर है, लेकिन कुदरत ने उसे जो मीठे सुरों का तोहफा दिया, उसने उसे जिंदगी का रास्ता भी दिखाया है। अब टुम्पा को हौसले की नई उड़ान मिलने जा रही है। उसके अरमान भी खूब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की चाहत और दुनिया के लिए कुछ करने का जज्बा भी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से दिवाकर कुमार। तो टुम्पा की प्रतिभा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा श्रेय देना पड़ेगा। सोशल मीडिया वाकई एक बहुत ही सशक्त माध्यम, एक अच्छे मंच के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें कोई अनजान लोग भी बैठे किसी न किसी को कदरदान बन सकते हैं और लोग अपनी प्रतिभा पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब जो सोशल मीडिया के जरिए तमाम सारे लोग अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने रख रहे हैं और ये एक बेहतरीन शुरुआत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे स्किल इंडिया की। जी बिल्कुल। और स्किल इंडिया का नारा है कि हुनर है तो कदर है। और बात सिर्फ नीतियों तक ही नहीं सिमटी है, बल्कि बात इस बात की भी है कि आखिर आदमी सीख कर कितना आगे बढ़ता है। और लेकिन जब बात सीखने की हो तो सवाल एक पेचीदा यह भी उठता है कि आखिर सीखा क्या जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर कहानियाँ ऐसी बहुत हैं, लेकिन हम आज गुड न्यूज़ इंडिया में बात करना चाहेंगे दिल्ली के ललन झा और यशोदा की। इन दोनों ने ही बदलते समय की चुनौती को समझा, पहचाना और खुद को बदलते समय के साथ तैयार किया। और आज ये खुद के लिए ही बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आ रहे हैं। ललन की कहानी कोई अनोखी नहीं, लेकिन ललन की कहानी किस्सा है हुनर की जादूगरी का। हुनर का जादू मौके भी पैदा कर ही लेता है। एक दिन ऐसे ही आ रहा था तो फिर यहाँ पे बेबी फाउंडेशन वाले मुझे मिल गए। उन्होंने बात किया जो ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रेनिंग देकर रोजगार शुरू करवाता हूँ।
मशीन वगैरह सिखाया उन्होंने, ऐसे चलती है, ऐसे करके ऐसे करोगे आप तो इससे आपका फायदा होगा। सिल्वर फॉइल पेपर और गत्ते के मिले जुले इस कागज को मशीन अपने धक्के से एक आकार देता है। इस काम को शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए था। कुछ ललन ने जमा किए तो एक बड़ी सहायता मिली सरकार के स्वरोजगार योजनाओं से। पैसे सर शुरू में जब छोटा मशीन लगाया था तो मेरे पास पड़े थे, उसी से मैंने कर लिया। लेकिन जब बड़ा मशीन लगाया तो बीबी फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे बैंक से लोन वगैरह करके बड़ा मशीन लगवा दिया। ललन को देखकर लगता है कि पूरे तंत्र ने बेहतरीन काम किया है। बैंकों से लेकर उनकी सहायता करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं तक ने। आज ललन के उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। ये एलईडी बल्ब है जो आजकल काफी चर्चित है। कम पैसों में ज्यादा दिन और ज्यादा चमकदार रोशनी देने की गारंटी। यशोदा इन्हीं बल्बों को दिल्ली के गैर सरकारी संस्था के एक छोटे से कमरे में अपने सहेलियों के साथ बनाती है। ट्रेनिंग चली हम लोगों की पहले, फिर हम लोग ये बनाना सीखे। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था इसके बीच में, कुछ भी नहीं मालूम, घर से भी नहीं निकली थी। मैं फर्स्ट टाइम ही घर से निकली हूँ। अपने मन को तो जीत लिया यशोदा ने, लेकिन इसके बाद क्या? कैसे वो दुनिया को समझा पाई कि हम आपको जो उत्पाद दे रहे हैं वो भरोसे के लायक है। उनको हम ये सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं कि हमने बनाया है, ये हम इसे ठीक कर सकते हैं। जब अपने हाथ से वो बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से दिख रहा होता है कि इसमें अगर कुछ कमी आएगी तो हाँ मैं दूर कर सकती हूँ। अब हुनर को मिल रहा है पूरे तंत्र का साथ। यशोदा और ललन जैसे लोगों के साथ अब खड़ा है स्किल इंडिया का अभियान। तो दर्शकों, आपने देखा कि ललन झा और यशोदा ने एक मिसाल कायम की है और स्किल इंडिया का जो अभियान है उसको भी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि कुछ सीखें, कुछ करें और आगे बढ़ें। तो निखिल, सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन गुड न्यूज इंडिया का सफर जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने अपनी मोबाइल सेवा पर देश भर में रोमिंग फ्री कर दी है। पूरी फैमिली के रिश्तों को जोड़ दिया है। अब ज्यादा सिम कार्ड और ज्यादा हैंडसेट से मिला छुटकारा। इनकमिंग के चलते देश भर में रोमिंग फ्री, जितनी चाहे बातें करो। One nation, one number. To join BSNL, dial toll-free number 1800-180-1503. BSNL, हिंदुस्तान बोल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। और अब बात शांति के संदेश की। भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग संस्कृतियां, धर्म, जाति और तमाम सारी विविधताएं हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन कई बार इसी तरह के धार्मिक उन्माद और विविधताएं शांति में खलल डाल देती हैं और तब जरूरत पड़ती है शांति के संदेश की। इसी तरह एक समाज सुधारक, प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक श्री एम अपने सहयोगियों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक आशा यात्रा पर हैं।
शांति का संदेश देते हुए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर इस साल इस आशा यात्रा या फिर हम कहें वॉक ऑफ होप की शुरुआत हुई। इसमें तकरीबन 6500 किलोमीटर का रास्ता लोग पैदल तय करेंगे और इसमें 15 से 18 महीने का समय लगेगा। और इस वॉक ऑफ होप में हर धर्म, हर जाति, जगह जगह से लोग शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा अपने 2 पड़ाव पूरा कर चुकी है और सबसे खास बात यह है कि आम लोग इसका बहुत ज़्यादा संख्या में इसका स्वागत कर रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। My walk is my talk. There's no need to explain it. The walk itself is a talk. देश के किसी भी कोने में जब भी धार्मिक उन्माद या जातीय दंगों की खबर मिलती है तो मन में हुक सी उठती है कि काश ऐसा ना होता। काश लोग ये समझ पाते कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोगों में शांति, एकता और सौहार्द का प्रसार करने की नीयत से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और शिक्षाविद श्री एम अपने सहयोगियों के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आशा यात्रा पर हैं। आशा यात्रा शांति और सद्भाव के लिए मानव एकता मिशन की कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 6500 किलोमीटर की पदयात्रा है। श्री एम मानव एकता मिशन के संस्थापक हैं। उनके नेतृत्व में ये यात्रा 15 से 18 महीनों में 11 राज्यों से गुजरेगी। Kanyakumari, which is the confluence, the Sangama of 3 oceans, the Bay of Bengal, the Indian Ocean and the Arabian Sea. My good friend from Banaras has brought a kamandalu of Ganga water. So we will mix that, make another Sangam out of it, sprinkle it as we move along and start this walk of hope, hoping that understand this great Vedantic thought that we are essentially divine and that we should manifest this divinity and live as brothers and sisters holding hands with each other. भारत के विविध भौगोलिक परिदृश्यों को पार करते हुए ये यात्रा भिन्न भिन्न समुदायों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का कार्य करेगी। यात्रा का मकसद देश को भावी पीढ़ियों को सौंपने योग्य बनाना है। आशा यात्रा का शुभारंभ 12 जनवरी 2015 को किया गया था, जो विभिन्न धर्मों के बीच पारस्परिक सहिष्णुता और सद्भावना के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी है। आरंभ कन्याकुमारी के गांधी स्मारक मंडप से हुआ और समापन श्रीनगर में 2016 में होगा। इस लंबी यात्रा का खास उद्देश्य सद्भावना के संदेश को करोड़ों करोड़ देशवासियों तक पहुंचाना है। पहले 54 दिन में ही 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की जा चुकी है और जगह जगह इस आशा यात्रा का आम लोग भरपूर स्वागत भी कर रहे हैं। श्री एम का जन्म तिरुवनंतपुरम, केरल में एक मुस्लिम परिवार में 6 नवंबर 1948 को हुआ था। एक साहसी युवक से जीवंत योगी तक उनकी परिवर्तनकारी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक कहानी है, जो उनके एकाग्रचित अनुशासन और समर्पण भावना का प्रतीक है। उन्होंने 19 साल की उम्र में हिमालय की यात्रा की, अनेक संतों और महात्माओं से भेंट की। अंततः महेश्वरनाथ बाबा जी के मार्गदर्शन में उनका आध्यात्मिक ध्येय पूरा हुआ। आशा यात्रा के दौरान आम लोगों के साथ संवाद कायम करके उन्हें एकता और भाईचारे का संदेश तो दिया ही जा रहा है, इसके दौरान लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई का महत्व भी बताया जा रहा है। श्री एम ने इस यात्रा के दौरान सफाई अभियानों में हिस्सा लेकर लोगों के सामने नजीर भी पेश की है। सबसे खास बात यह है कि श्री एम अपने सहयोगियों के साथ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे हर जगह जा रहे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों में मानवता का संदेश दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि श्री एम की ये यात्रा अपने उद्देश्यों को जरूर पूरा करेगी और एकता, शांति और सौहार्द का संदेश
लोग आत्मसात कर सकेंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही कई उदाहरण हमें अभी देखने को मिले जब खुशियों की सौगात लेकर आया ईद का त्योहार। जी हाँ, बिल्कुल, ईद का त्यौहार अभी अभी बीता है और तमाम खुशियों की सौगात लेकर आया, जैसा जया आपने कहा। और इसके साथ में जो रोज़े के साथ में जो इफ्तार जुड़ा होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके साथ में आपने तमाम इफ्तार की पार्टियाँ की भी होंगी, देखी सुनी भी होंगी। और सबसे एक ख़ास बात यह है कि तमाम सियासत से जुड़ी हुई पार्टियां भी होती हैं। इफ्तार पार्टियों में बहुत सियासत और तमाम चीज़ें होती हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पे देखा भी होगा। लेकिन हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ख़ास तरीके की इफ्तार पार्टी दिखाएंगे जो तमाम इस तरह की सियासत से हटकर है। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको ले जाएंगे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जहाँ पर एक बेहद ख़ास इफ्तार पार्टी हुई, क्योंकि इसमें 1.5 किलोमीटर लंबा एक दस्तरखान बनाया गया जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोगों ने एक साथ बैठकर अपना रोज़ा ख़त्म किया। और इस इफ्तार पार्टी या फिर आप कह सकते हैं दावत आम और भी ज़्यादा ख़ास हो गई जब समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को इसमें ख़ास बुलाया गया। आपने यूँ तो कई इफ्तार पार्टियां देखी सुनी होंगी, लेकिन अब हम आपको जिस इफ्तार पार्टी के बारे में बता रहे हैं वो जरा हट के है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक शाम डल झील के किनारे एक इफ्तार पार्टी दी गई। इफ्तार के आयोजकों ने इसे एशिया का सबसे लंबा इफ्तार घोषित किया। आयोजकों के अनुसार इफ्तार के लिए 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दस्तरखान डल झील के किनारे बिछाया गया था, जिस पर बैठकर रोजेदारों ने इफ्तार किया। ये एक ट्राई है कि हम एक सेलिब्रेशन करें रमजान का, और हमें इस्लाम ये सिखाती है, ह्यूमैनिटीज का नहीं, एक साथ एकजुट के रहना ही हमें इस्लाम भी सिखाता है, तो आइडिया यही है। डल झील के किनारे इस खास इफ्तार में सैकड़ों रोजेदारों ने हिस्सा लिया, जिनमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। आयोजकों का कहना है कि उन्होंने इस इफ्तार का आयोजन इस उद्देश्य से किया था कि इसमें अमीर गरीब सब लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर सकें, और इसीलिए सबको दावतें आम भी दी गई। इफ्तार में अनाथ बच्चों के लिए विशेष रूप से इंतजाम किए गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डल लेक के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, सब एक साथ इफ्तार तोड़ेंगे। ऑर्फन्स और काफी सारे ऑर्फन्स यहाँ पे हैं, वो इफ्तार हमारे साथ तोड़ेंगे, सब एक साथ तोड़ेंगे। कार्यक्रम स्थल को लाल कारपेट और लाइटों से सजाया गया था। निशात इलाके से शुरू हुई ये 1.6 किलोमीटर लंबी इफ्तार पार्टी मुगल निशात बाग के पास खत्म हुई। इफ्तार पार्टी में 3500 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो वाकई बहुत ही मुकद्दस और मुबारक रहा इस बार ईद का त्यौहार। अल्लाह से यही दुआ है कि ईद का ये त्यौहार सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे जहां में चैन और अमन का संदेश लाए। बिल्कुल जया, और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। गुड न्यूज़ इंडिया ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का पैगाम फ्री नाइट कॉलिंग योजना के नाम। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जितनी चाहे उतनी बातें करें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और तो और BSNL की इस योजना में आप किसी भी नेटवर्क के मोबाइल या लैंडलाइन फोन पर रात भर बातें करें एकदम फ्री। भारत संचार निगम लिमिटेड की फ्री नाइट कॉलिंग स्कीम, टोल फ्री नंबर 18003451 BSNL पूर्ण स्वदेशी। अदिति रुको रुको, अभी खाना कैसे? अभी तो अम्मा जी रोई नहीं है। अरे मास्टर जी, मैं क्यों रोऊं भला? अरे आप ही तो कहती हैं जब तक रोए नहीं तब तक खाना नहीं देना चाहिए। अरे वो तो मैंने मुन्नी के लिए कहा था। नहीं अम्मा, अब देखो मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ। जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियां और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ततो गोदावरीं रम्यां, a water goddess, blessing everyone in her path, the river Godavari, spanning across 5 districts in Telangana, purifying the countless that have flocked to her banks. Come,
Take a dip and immerse yourself in the divine waters of holy Godavari. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ इंडिया और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे हमारे देश की लाइफलाइन कहलाने वाली भारतीय रेल की। निखिल, तुम ट्रेन में ट्रैवल करते हो या ज़्यादा फ्लाइट? नहीं, दोनों में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ट्रेन में मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ट्रेन में ट्रैवल। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत पसंद है हमारी इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करना। लेकिन एक मुश्किल जो कई बार सामने आती है, कई बार इतनी लंबी जर्नीज़ में अगर हम कभी जाते हैं तो अगर कोई परेशानी हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए तो निखिल थोड़ा सा मुश्किल होता है चलती ट्रेन में अपनी बात सुरक्षा अधिकारियों तक पहुँचाना। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उसके साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1512, जिस पर आप सीधे फ़ोन करें या ऐप के जरिए अपना संदेश डालें, सुरक्षा कर्मियों तक बात अपनी पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि FIR भी दर्ज करा सकते हैं। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन या मूविंग ट्रेन में कोई अपराध होने पर अब आपको FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने रेलवे की मदद से 4 डिजिट की एक हेल्पलाइन नंबर 1512 जारी की है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने हेल्पलाइन नंबर 1512 जारी किया। इसके जरिए लोग चलती ट्रेन से मोबाइल फोन से भी FIR दर्ज करा सकेंगे। मैं सबसे पहला दिल्ली पुलिस को अभिनंदन करता हूँ कि रेल यात्री के लिए 1512 बहुत काम लगेगा और आप सबको भी मैं अनुरोध करता हूं कि इसका पूरी तरह से प्रचार भी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में बैठे, कोई बैग चोरी हो गई, कोई लूटपाट हो गई, ट्रेन चली गई तो नहीं होता, तो इससे बहुत फायदा होगा। लंबी दूरी की रेल कई राज्यों से होकर गुजरती है और कई बार रेलवे स्टेशन या रेल में हुई घटना की जानकारी यात्री पुलिस को नहीं दे पाते हैं। इस सुविधा के जरिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिकायतकर्ता रेलवे स्टेशन और चलती रेल से घटना की जानकारी और सुझाव हेल्पलाइन नंबर 1512 के द्वारा सीधे रेलवे पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे सकते हैं और बिना रेल यात्रा बाधित किए प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करा सकते हैं। 27 स्टेट्स में 1512 की फैसिलिटी जो है DOT के द्वारा हर स्टेट ने ले ली है और 6 की 6 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें भी इस फैसिलिटी को ले लिया गया है। DOT के ऑफिशियल्स की मदद से जियो फेंसिंग की गई है ताकि जब कोई रेलवे का पैसेंजर अगर उसकी कॉल अगर वो नागपुर से कॉल करता है तो इट विल लैंड इन नागपुर कंट्रोल रूम, इन महाराष्ट्र कंट्रोल रूम। अगर वो कहीं वो चेन्नई में से कॉल करता है तो उसकी इट विल लैंड इन चेन्नई कंट्रोल रूम। और इसमें यह भी फैसिलिटी दी गई है कि वो टेलीफोन पे जो लिखवाएगा उस पे FIR हो जाएगी। इसमें सभी रेलवे पुलिस थानों को आदेश होगा कि इसमें कोई कोताही न बरती जाए। पीड़ित को तुरंत थाने आने की जरूरत नहीं होगी। जांच के दौरान जांच अधिकारी को जब महसूस होगा कि पीड़ित को बुलाया जाना चाहिए तभी उसे बुलाया जाएगा। भले ही ट्रेन दिल्ली से बाहर देश के किसी भी हिस्से में क्यों न पहुंच जाए, पीड़ित वहीं से ही FIR दर्ज करा सकेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये इस ऐप के जरिए या इस हेल्पलाइन के जरिए आपकी यात्रा और भी ज्यादा सुखद होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय रेल की ही तर्ज पर दिल्ली पुलिस भी अब एक कदम और आगे बढ़ गई है
और अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ अब जो तमाम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसी आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के लिए जो पीसीआर वैन होती है उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की मुहिम और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि कई बार एम्बुलेंसेस की कमी होती है या फिर वो ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं और हादसे में शिकार हुए लोगों के पास सबसे पहले हमारी दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन ही पहुँचती हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस मुहिम के बाद और ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में जितनी संख्या में लोग हैं उसके अनुपात में सरकारी एम्बुलेंसों की सुविधा कम है। इस समय दिल्ली में 152 सरकारी एम्बुलेंसें हैं, यानी दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से करीब 1,45,000 लोगों पर एक एम्बुलेंस है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1 लाख लोगों पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में प्रतिदिन करीब 200 घायल लोगों को पीसीआर की गाड़ियां अस्पतालों तक छोड़ती हैं। ऐसे में अगर पीसीआर में तैनात जवान मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग ले तो बड़ी संख्या में न केवल लोगों को बचाया जा सकता है, बल्कि एम्बुलेंसों की कमी भी लोगों के इलाज में आड़े नहीं आएगी। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली पुलिस के पीसीआर कर्मियों को हैंड्स ओनली CPR 10 का प्रशिक्षण देगी। हमें सिर्फ उसकी छाती को 1 इंच कंप्रेस करना है, दैट्स ऑल। 100 पर मिनट की स्पीड से कम 10 मिनट तक, कम से कम 10, ज्यादा जितना मर्जी हो, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए कम से कम 10 मिनट तक आपने ट्राई करना है। अचानक जब किसी व्यक्ति का दिल काम करना बंद कर दे, उसे सांस ना आ रही हो, दिमाग की ओर खून का बहाव बंद हो जाए, ऐसी स्थिति क्लिनिकल मौत कही जाती है। लेकिन फिर भी 10 मिनट तक व्यक्ति जीवित रहता है, यानी 10 मिनट के अंदर उसकी छाती को जोर जोर से दबाया जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल करीब 2,40,000 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें 10 मिनट के अंदर हैंड्स ओनली CPR 10 मिल जाए तो करीब 50% लोगों को बचाया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलके इस CPR ट्रेनिंग को शुरू किया गया है, ताकि हर पीसीआर के स्टाफ को CPR की ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि जो इंजर्ड होते हैं या अन्य बीमार व्यक्ति हैं, अगर उनको पुलिस बचा सकती है तो उनको बचा भी सके। इस कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त तक दिल्ली के सभी 8,000 पीसीआर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में वो अपराधी को पकड़ने के साथ साथ लोगों की जान भी बचा सकें। वहीं इस ट्रेनिंग के पूरा होने पर दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर होगा जहां के पीसीआर कर्मी आपातकालीन CPR और प्राथमिक उपचार देने में सक्षम होंगे। और इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया में यहाँ इस वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर हम फिर हाजिर हो जाएंगे उन तमाम खबरों को लेकर जो वाकई आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और आपके अंदर कुछ कर गुजरने के जज्बे को भर देंगी। जी हाँ, और हमारा ये शो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल ID है ddgoodnewsindia@gmail.com। और एक बात और दर्शक मित्रों, अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ या ऐसी खबरें आपको मिलती हैं तो आप ज़रूर हम तक बताइए, और अगर हम उसका आकलन करेंगे और अगर वो चलाने लायक हुई, अच्छी हुई, तो हम गुड न्यूज़ इंडिया में उसे स्थान देंगे। और इस तरह के अगर वीडियोज़ भी मिलते हैं आपको तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं। बिल्कुल, आपकी हौसला अफजाई, आपके पत्र हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए और हमारे कार्यक्रम को सराहने के लिए। फिलहाल आज के लिए गुड न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।